In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about applications of distribution law या वितरण नियम के अनुप्रयोग। दो मिश्रणीय विलायकों में विलय का वितरण बहुत सी भौतिक तथा रासायनिक समस्याओं को हल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो हम इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको वन बाय वन लेते हैं। पहली एप्लीकेशन है विलय का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। निष्कर्षण के प्रक्रम में किसी पदार्थ को विलयन में से अलग करने के लिए एक विलयन को एक दूसरे अमिश्रणीय विलायक के साथ हिलाया जाता है जिसमें वह पदार्थ अधिक विलय होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बनिक पदार्थ जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलयशील होते हैं, अतः कार्बनिक पदार्थों को उनके जलीय विलयन में से उन कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, CCl4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि के द्वारा निष्कर्षित करते हैं जिनमें वे अधिक विलयशील होते हैं। निष्कर्षण के प्रक्रम की कार्य क्षमता जिन कारकों पर निर्भर करती है वो है, पहला, वितरण का अनुपात। वितरण अनुपात जितना अधिक कार्बनिक विलायक के पक्ष में होगा, पदार्थ की उतनी ही अधिक मात्रा एक बार में निष्कर्षित की जा सकेगी। दूसरा, निष्कर्षों की संख्या। विलायक की दी हुई मात्रा को अधिक बार प्रयुक्त करके विलायक की अधिक मात्रा निष्कर्षित की जा सकती है। निष्कर्ष विलायक का चुनाव इस प्रकार का होना चाहिए कि जो हमारा निष्कर्ष विलायक है वह पूर्व विलायक से पूर्णतया अमिश्रणीय हो, विलय निष्कर्ष विलायक में अधिक विलयशील हो और निष्कर्ष विलायक वाष्पशील हो ताकि विलयन को जल ऊष्मक पर गर्म करके विलय को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ निष्कर्ष यानी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और निष्कर्ष प्रक्रिया। मान लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर जलीय विलयन है जिसमें x ग्राम विलय जो कि कार्बनिक पदार्थ है घुला हुआ है, जिसे हम ईथर के द्वारा निष्कर्षित करना चाहते हैं। कार्बनिक पदार्थ किसी भी विलायक से वियोजन संगुणन अथवा विलायक संकरण नहीं करता है, अर्थात दोनों प्रावस्थाओं में यह समान आणविक अवस्था में रहता है। माना कि इस विलय का ईथर एवं जल निकाय में जो वितरण है वह 2 है, अर्थात जल की अपेक्षा यह ईथर में दुगना अधिक विलय है। तो ईथर के 1 लीटर मात्रा को एक ही बार में निष्कर्षण के लिए प्रयोग करने पर W ग्राम पदार्थ निष्कर्ष होता है, जैसे कि CH2O अपॉन C ईथर इज इक्वल टू 1/2, अतः X माइनस W अपॉन 1000 अपॉन W अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/2। सो 2X माइनस 2W इज इक्वल टू W और 3W इज इक्वल टू 2X और W इज इक्वल टू 2/3X, यानी कि ईथर के द्वारा 66.7% विलय निष्कर्षित हो जाता है। अब मान लीजिए हम 1 लीटर ईथर को 2 बार में 500 मिलीलीटर की किश्तों में प्रयुक्त करते हैं। पहली बार में निष्कर्षित होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 है, तो X माइनस W1 विद इन द ब्रैकेट्स अपॉन 1000 अपॉन W1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/2 और 2X माइनस 2W1 इज इक्वल टू 2W1 और 4W1 इज इक्वल टू 2X। सो W1 कम्स टू बी हाफ X, अतः प्रथम निष्कर्षण में जलीय विलयन से ईथर द्वारा विलय की आधी मात्रा निष्कर्षित हो जाती है। अब जलीय विलयन में विलय की शेष मात्रा 0.5X बची है। माना कि दूसरी बार 500 मिलीलीटर ईथर प्रयोग करने पर W2 ग्राम पदार्थ निष्कर्षित होता है, अतः 0.5X माइनस W2 विद इन द ब्रैकेट्स अपॉन 1000 अपॉन W2 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1/2 और X माइनस 2W इज इक्वल टू 2W2 और X माइनस इज इक्वल टू 4W2, अतः W2 कम्स टू बी 1/4X दैट इज 0.25X। अतः दूसरे भाग में कुल पदार्थ जो विलायक में रह गया था उसका 1/4 भाग निष्कर्षित होगा। अब हम दोनों निष्कर्षों में निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा देखें तो वो होगी W1 प्लस W2, अर्थात हाफ X प्लस 1/4X इज इक्वल टू 3/4X। अतः हम कह सकते हैं कि 75% विलय निष्कर्षित हो गया। और जब हमने एक ही बार निष्कर्षण किया था तो उसमें सिर्फ 66.7% विलय निष्कर्षित हुआ था और 2 बार करने पर वो 75% निष्कर्षित हो जाता है। अब हम इसी प्रकार 250 मिलीलीटर ईथर की 4 किश्तों का उपयोग करके 82.2
और 200 मिलीलीटर की 5 किश्तों का उपयोग करके 83.8 पदार्थ निष्कर्षित किया जा सकता है। अतः इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विलाय की दी हुई मात्रा सुविधानुसार अधिक से अधिक किश्तों में प्रयुक्त करना अधिक लाभप्रद है। परंतु ये स्पष्ट है कि चाहे कितनी ही बार निष्कर्ष करें, संपूर्ण घुलित पदार्थ अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बार पदार्थ अपने को दोनों विलायकों में वितरित कर लेता है और उसकी कुछ मात्रा, भले ही वह कितनी कम क्यों ना हो, विलायकों में रह जाती है। विलय के निष्कर्ष में प्रयुक्त सामान्य सूत्र की व्युत्पत्ति, दैट इज डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन। निश्चित संख्या में निष्कर्षणों के बाद विलयन में रह गए विलय की अनिष्कर्षित मात्रा यानी अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट ज्ञात करने के लिए एक सामान्य सूत्र की व्युत्पत्ति करना संभव है। माना कि 20 मिलीलीटर विलयन में विलय के W ग्राम उपस्थित हैं। इसका दूसरा विलायक के द्वारा बार बार निष्कर्षण किया जाता है। एक बार में निष्कर्षण के लिए इस विलायक के 20 मिलीलीटर प्रयुक्त करते हैं। प्रथम बार में निष्कर्षण करने के पश्चात विलयन में विलय के W1 ग्राम अनिष्कर्षित रहते हैं। वितरण गुणांक को हम लिखते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, K = W1/V W - W1/V और W1 = W within the brackets KV/KV + V। इसी प्रकार माना कि दूसरी बार निष्कर्षण के पश्चात अनिष्कर्षित विलय की मात्रा W2 ग्राम है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है, W2 = W1 within the brackets KV/KV + V। समीकरण 36 से W1 का मान समीकरण 37 में रखने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है W2 = W within the brackets KV/KV + V into within the brackets KV/KV + V और W2 = W within the brackets KV/KV + V whole square। यदि निष्कर्षणों की संख्या n है तो n निष्कर्षण के बाद अनिष्कर्षित विलय का भार Wn ग्राम है, तो Wn का मान आता है Wn = W then within the brackets KV/KV + V raised to the power of n which is always less than 1। चूंकि KV/KV + V का मान 1 से कम है, अतः n का मान बढ़ाकर Wn का मान और भी कम किया जा सकता है। n को बढ़ाने के लिए विलायक के V को हम कम कर देते हैं, जिससे Wn का मान कम हो जाता है। उदाहरण लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्विनोन का जल एवं ईथर के साथ हिलाने पर इसकी सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर दोनों परतों में निम्न प्रकार पाई जाती है। C1 जलीय परत में सांद्रता है और C2 ईथर परत में सांद्रता। तो क्विनोन की जलीय परत में सांद्रता एक सेट में 0.0547 है और ईथर की परत में क्विनोन की सांद्रता 1.1142 है। दूसरे सेट में क्विनोन की जलीय परत में सांद्रता 0.0590 है और ईथर परत में सांद्रता 1.2901 है। तीसरे सेट में क्विनोन की जलीय परत में सांद्रता 0.0622 है और ईथर परत में सांद्रता 1.4281 है। यह मानते हैं कि क्विनोन जल में एक अणु की तरह रहती है, तो ईथर परत में इसकी आणविक संगुणता यानी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी हमें याद करनी है। तो पहला सेट अगर हम देखें C1/C2, इसका मान है 0.0547 upon 1.1142 विच इज इक्वल टू 0.0490। दूसरे सेट में अगर हम देखें तो C1/C2 इज इक्वल टू 0.0590 upon 1.2901 विच कम्स टू इक्वल टू 0.0457। तीसरे सेट में अगर हम देखें तो C1/C2 इज इक्वल टू 0.0622 upon 1.4281 विच कम्स टू इक्वल टू 0.0437। चूंकि C1/C2 का मान तीनों सेट्स में लगभग स्थिर रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि जो क्विनोन है वो ईथर परत में भी एक अणु की तरह ही रहती है, ना तो एसोसिएट होती है, ना डिसोसिएट होती है और ना ही सॉल्वेटेड होती है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। माना कि कार्बनिक एसिड HA जल एवं विलायक की समान मात्रा में वितरित होता है तथा ये अम्ल जल में वियोजित होता है। अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता 10.0 ग्राम है प्रति लीटर है तथा दूसरी परत में सांद्रता 1.40 ग्राम प्रति लीटर है। विलायक तथा जल में अम्ल का वितरण गुणांक का मान 0.20 है, तो अम्ल के वियोजन की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, यह मानते हुए
कि अम्ल का विलायक में सामान्य अनुभार है। जो K का मान आता है वो आता है K इज इक्वल टू C1/C2। C विलायक में सांद्रता है और C2 जल में सांद्रता है। सो K इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 0.20 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर वियोजन हो रहा है, अतः हम करेक्टेड इक्वेशन यूज करेंगे। तो K इज इक्वल टू C1/C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। और इक्वेशन और जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से C1/C2 इंटू 1 माइनस अल्फा इज 0.20 जैसा कि दिया हुआ है। C1 का मान है 1.40 ग्राम प्रति लीटर और C2 का मान है 10 ग्राम प्रति लीटर। ये मान इक्वेशन में रखने पर जो हमें प्राप्त होते हैं मान वो है 1.40/10 विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.20। और यह इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा का मान हमें प्राप्त होता है 0.30। अतः अम्ल के वियोजन की मात्रा है 30%। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। माना कि एक पदार्थ की विलेयता ईथर में जल से दुगनी है। पदार्थ के 100 मिलीलीटर जलीय विलयन से निष्कर्षित मात्राओं की हमें तुलना करनी है। पहले अगर हम 100 मिलीलीटर ईथर एक बार में प्रयोग करते हैं और दूसरा अगर हम 100 मिलीलीटर ईथर को 50-50 मिलीलीटर करके 2 बार प्रयोग करते हैं, तो हम पहली बार देखते हैं कि जब हम एक बार में ही पूरे 100 मिलीलीटर ईथर को प्रयोग में ले लेते हैं। एक बार में निष्कर्षित विलय की मात्रा का परिकलन, माना कि 100 मिलीलीटर जलीय विलयन है में 1 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। सो W1 इज इक्वल टू W विद इन द ब्रैकेट्स KV/KV प्लस V रेज टू द पावर n। यहाँ W का मान 1 ग्राम है, N का मान 1 है, V 100 है, V का मान 100 है। K इज इक्वल टू C जल अपॉन C2 ईथर इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। और जो WN है वह अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा है। अतः WN इज इक्वल टू 1 विद इन द ब्रैकेट्स 0.5 इंटू 100 अपॉन 0.5 इंटू 100 प्लस 100 विच कम्स टू बी इक्वल टू 50/150 विच कम्स टू बी इक्वल टू 0.333। अतः निष्कर्ष पदार्थ की मात्रा 1 माइनस WN इज इक्वल टू 1 माइनस 0.333 इज इक्वल टू 0.667 ग्राम। अब हम दूसरी बार से करते हैं। जब हम जो 100 मिलीलीटर ईथर है इसको 2 बार में प्रयोग करते हैं 50-50 मिलीलीटर करके, तो 2 बार में अनिष्कर्षित विलयन की मात्रा का परिकलन n पर निष्कर्षों के पश्चात विलायक में अनिष्कर्षित विलय की मात्रा का जो इक्वेशन वो है WN इज इक्वल टू W KV/KV प्लस V रेज टू द पावर n। यहाँ पे W का मान 1 ग्राम है, K 0.5, V is equal to 100, small v is equal to 50, n is equal to 2. So Wn is equal to 1 within the brackets 0.5 into 100 upon 0.5 into 100 plus 50 raised to the power 2, which comes to be equal to half raised to the power 2, which is equal to 1/4, that is equal to 0.25. अतः 2 बार में अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा 0.25 ग्राम है। 100 मिलीलीटर ईथर से 2 बार में यानी प्रत्येक बार में 50 मिलीलीटर से निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75 ग्राम। इस प्रकार 2 बार 50 मिलीलीटर ईथर का प्रयोग कर एक बार में 100 मिलीलीटर ईथर के प्रयोग से अधिक लाभदायक है। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आयोडीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जल में वितरण गुणांक मोलरता के अनुपात में 55 है, दैट इज CCl4/CH2O इज इक्वल टू 85। अब हमें ये देखना है कि एक बार में 100 मिलीलीटर आयोडीन जलीय विलयन से 95% आयोडीन निष्कर्षित करने में कितने मिलीलीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड की आवश्यकता होती है। अब हम इसका हल देखते हैं। जब 95% आयोडीन निष्कर्षित हो जाती है तो 5% दैट इज 5% आयोडीन शेष बची रहती है। माना कि 95% आयोडीन निष्कर्षित करने के लिए 20 मिलीलीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए। सो K इज इक्वल टू CH2O/CCl4 is equal to 1/85. So Wn is equal to W KV/KV plus V raised to the power n। यदि 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में आयोडीन की मात्रा 100 ग्राम है तो Wn is equal to 5 ग्राम, K is equal to 1/85, V is equal to 100 मिलीलीटर एंड V is equal to जो हमें ज्ञात करनी है और n is equal to 1। अतः Wn is equal to 100 within the brackets 1/85 into 100 upon 1/85 into 100 plus V which is equal to 5 is equal to 100
within the brackets 1/85 into 100 upon 1/85 into 100 plus V. So V comes to be equal to 22.35 milliliter. अतः 95% आयोडीन एक बार में निष्कासित करने के लिए 22.35 मिलीलीटर CCl4 की मात्रा हमें चाहिए। अब हम आते हैं विलयताओं के निर्धारण में, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। दो अमिश्रणीय विलायकों में किसी विलय की विलयताओं का अनुपात के बराबर होता है। यदि दो प्रावस्थाओं में विलय की सांद्रताएं C1 तथा C2 हैं तथा विलयताएं क्रमशः S1 तथा S2 हैं, तो C1/C2 = S1/S2 = K। अतः वितरण गुणांक ज्ञात हो तो विलयता को ज्ञात किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयोडीन का स्वच्छ विलयन बना है जिसमें 0.350 ग्राम आयोडीन प्रति लीटर है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं जल का वितरण गुणांक 88 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन की विलयता हमें ज्ञात करनी है। अगर हम इसका हल देखते हैं तो S1/S2 = आयोडीन की CCl4 में विलयता अपॉन आयोडीन की जल में विलयता K एंड K = 88। अतः आयोडीन की CCl4 में विलयता अपॉन 0.350 = 88। सो आयोडीन की CCl4 में विलयता प्रति लीटर 88 इंटू 0.35 विच कम्स टू बी इक्वल टू 30.80। अतः आयोडीन की CCl4 में विलयता है 30.80। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है वितरण सूचक और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। आयोडीन या जल की तुलना में CS2 या CCl4 में अधिक वितरण होता है, इसलिए जल में बने आयोडीन के अत्यंत अणु विलयन में CS2 या CaCl4 की कुछ बूंदें डाल देते हैं, जिससे CS2 या CCl4 परत में आयोडीन की सांद्रता बढ़ जाती है और परत का रंग बैंगनी हो जाता है। इसका अनुमापन सोडियम थायोसल्फेट से किया जा सकता है। अंतिम बिंदु पर परत का बैंगनी रंग समाप्त हो जाता है, अतः CS2 या CCl4 परत वितरण सूचक का कार्य करती है। लास्ट जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो है रजत युक्त लैड का विरजतीकरण, यानी डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटिफेरस लैड। पाक्स प्रोसेस में सीसे से विरजतीकरण के लिए रजत में सीसे को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके पिघलाया जाता है। फिर इसमें पिघलता हुआ जस्ता मिला दिया जाता है। इस अवस्था में पिघलता हुआ जस्ता तथा सीसा दो द्रवों की भांति व्यवहार करते हैं तथा रजत विलय का कार्य करता है। रजत जस्ते में सीसे से अधिक विलय होने के कारण जस्ते में इसका वितरण गुणांक 300:1 है। इस प्रकार रजत भारी सीसे की परत से जस्ते की हल्की परत में आ जाता है तथा ये दोनों पृथक कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रम को बार बार दोहराकर रजत की लगभग संपूर्ण मात्रा का निष्कर्षण किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।